सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रिनिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो मेनली हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, लेकिन ये जो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं। क्या उससे पहले कैलकुलेशन नहीं होती थी? क्या उससे पहले कोई डिवाइसेस नहीं थी जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते थे? तो ऐसा नहीं था कि उससे पहले कोई डिवाइस नहीं थी। उससे पहले भी डिवाइसेस थी जिनको हम मैकेनिकल डिवाइसेस में पढ़ते हैं, यानी मैकेनिकल कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे शुरू से लेकर आज तक कि किस तरह से कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इससे पहले हम उसकी तरफ बढ़ें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, हमने कंप्यूटर में क्या पढ़ा था? कंप्यूटर जो टर्म है ये आई कहाँ से है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर का मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू कंप्यूट, मतलब ये वो डिवाइसेस है जिसका इस्तेमाल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो हमारे पास है वो थी अबैकस। ये लगभग 2000 से 3000 बीसी के आसपास इसकी इन्वेंशन हुई है। चाइना में इन्वेंशन हुई है। एग्जैक्ट इन्वेंटर का स्टिल अननोन है कि कौन वो इंसान था जिसने इसको इन्वेंट किया। इसको कहा जाता था पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास इन्वेंशन थी वो थी नेपियर बोन्स। ये 1617 में इन्वेंट हुई, फ्रांस में इन्वेंट हुई, और इसके इन्वेंटर जो थे उनका नाम था जॉन नेपियर। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। हमारे पास जो अबैकस था उसमें हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन और साथ ही साथ स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस की, और इसका नाम था पास्कलिन। 1642 से 1645 के बीच में इसकी इन्वेंशन हुई, और इसकी इन्वेंशन की जो कंट्री है, यानी जो कंट्री जहां पर ये इन्वेंट हुई ये भी फ्रांस ही है, और यहाँ इसके इन्वेंटर का नाम जो है वो है ब्लेस पास्कल। पास्कल कैलकुलेटर भी इसको कहा जाता है। और इन्होंने ये वहाँ के जो फ्रांस के चांसलर उस वक्त के थे उनको ये डेडिकेट की, ये अपनी जो इन्वेंशन है पास्कल कैलकुलेटर ये उनको डेडिकेट की थी, और इसको फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा जाता था। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारे पास जैकवर्ड लूम। अब ये इन्वेंशन कब आई थी? ये आई थी 1801 में। ये भी फ्रांस से ही आई थी, और इनके इन्वेंटर का नाम था जोसेफ मैरी जैकवर्ड। इनने विविंग पैटर्न, जो टेक्सटाइल को व्यू करने का पैटर्न था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था यूजिंग पंच्ड कार्ड्स। ठीक है। उसका नेक्स्ट आया एनालिटिकल इंजन। ये 1837 में इन्वेंट हुआ था। लंदन में इसकी इन्वेंशन हुई थी, और इसकी इन्वेंशन की थी चार्ल्स बेबेज ने, और इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इन्वेंशन की थी उसी प्रिंसिपल से कंप्यूटर का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया था। इन्होंने दो इन्वेंशंस की थी, एक था डिफरेंस इंजन और उसके बाद दूसरा इन्होंने एनालिटिकल इंजन तैयार किया था। लेकिन इनका जो फंक्शनल ऑपरेशनल मॉडल जो था एनालिटिकल इंजन का वो अपने लाइफ टाइम में ये नहीं बना पाए थे, क्योंकि इनकी जो अपने जो चीफ इंजीनियर थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अनबन रहती थी, फंड्स की कमी थी, जिसकी वजह से ये अपना जो एनालिटिकल इंजन है उसका फंक्शनल मॉडल तैयार नहीं कर पाए थे। इसको फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता था, इनकी जो ये डिवाइस थी एनालिटिकल इंजन। उसके बाद बारी आ गई नेक्स्ट की, ये है फर्स्ट टेबलेटिंग मशीन। 1890 में इसका इन्वेंशन हुआ टेबलेटिंग मशीन का अमेरिका में, और इसके इन्वेंटर का नाम है हरमन हॉलरिथ, और इसको फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन भी कहा जाता था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ होता था और मैकेनिकल पर्पस भी। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस इसको कहा जाता था। नेक्स्ट है मार्क वन। मार्क वन की इन्वेंशन 1944 में हुई, अमेरिका में हुई, और इसके इन्वेंटर का नाम होवर्ड एकन था। इसको लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कहा जाता था, और इसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो टेबलेटिंग मशीन है, इसका इस्तेमाल सेंसस डाटा को स्पीड अप करने के लिए, सेंसस का जो काम है उसको स्पीड अप करने के लिए इसका यूज़ किया गया था अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट है अटन्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। ये भी अमेरिका में इन्वेंट हुआ। इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है।
अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सर्च करेंगे तो आएगा ENIAC। बेशक वही है, क्योंकि वो क्या था, वो प्रोग्रामेबल था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग और कैलकुलेशन के लिए नॉन ट्यूरिंग था, साथ ही साथ ये अनप्रोग्रामेबल था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन ये अनप्रोग्रामेबल था, इसीलिए उसको कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो प्रोग्रामेबल था, साथ ही ट्यूरिंग था। अब ये ट्यूरिंग क्या है? ट्यूरिंग एक टर्म इस्तेमाल की गई थी, बहुत बड़े अमेरिका के मैथमेटिशियंस थे एलन ट्यूरिंग, तो उनके नाम से ही ये टर्म इस्तेमाल की गई कि कैलकुलेशन उससे अच्छे से की जाती थी, इसीलिए ENIAC को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। ये थी इलेक्ट्रॉनिक जनरेशंस जो कंप्यूटर की हैं, 5 जनरेशन, उससे पहले की हिस्ट्री कंप्यूटर की ये थी। अब हम आ जाते हैं हमारी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पे। अगर हम कंप्यूटर की जनरेशंस की बात करें, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जनरेशंस में हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, तो 5 जनरेशंस हैं कंप्यूटर की। सबसे पहली जनरेशन जो है 1946 से शुरू हुई थी और 1959 में ख़त्म हुई थी। इस जनरेशन की खूबियाँ क्या थी? इसके जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। स्टोर मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सबसे लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई थी। नेक्स्ट चीज़, ये एक प्रॉब्लम को एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट चीज़, ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के थे, ह्यूज साइज़ था इनका, इसीलिए पोर्टेबल नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह इनको नहीं लिया जा सकता था। नेक्स्ट, बहुत एक्सपेंसिव थे और बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और इसीलिए वहाँ पर हमको AC की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट है, इनका यूज़ साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता था, पे रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता था, पे रोल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता था। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ENIAC, MAR के फर्स्ट, UNIVAC, IBM 650, ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। इसमें आपने याद रखना है ENIAC, ये 1946 में इन्वेंट हुआ था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है प्रोग्रामेबल। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो एटनसॉफ बेरी का कंप्यूटर था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन वो अनप्रोग्रामेबल था, इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपने याद रखना है। आ जाते हैं हम सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन 1959 से शुरू हुई और 1965 में ख़त्म हुई। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो गया था। ट्रांजिस्टर जो हैं जिनको बेल लैबोरेटरीज ने इन्वेंट किया था, तो इनका इस्तेमाल अब होने लगा था। स्टोरेज की मैं बात करूं, मेमोरी की बात करूं, तो मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह मैग्नेटिक कोर ने ले ली थी। उसके बाद बात करें मैं इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी। अब थोड़ी हायर लेवल की लैंग्वेज इनमें आ गई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कोबाल एंड फोर्ट्रॉन के अर्ली वर्जन्स जो हैं आ गए थे। उसके बाद साइज़ का रिडक्शन हो गया था। अब पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, अब साइज़ रिडक्शन हो गया था, बहुत साइज़ घट गया था। साथ ही साथ हीट जनरेशन की जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, वो भी अब कम हो गई थी। पोर्टेबल थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे ये पोर्टेबल भी थे, इनको ले जा सकते थे। हालांकि उतना भी साइज़ रिड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन कम हो गया था। उसके बाद इन कंप्यूटर्स की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी और ये रिलायबल भी थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम थी, स्लो थे ये और रिलायबल नहीं थे। डाटा इनका जो था वो रिलायबल नहीं था, ये जो इन्फॉर्मेशन हमको देते थे उस पर भरोसा बराबरली नहीं किया जा सकता था, बराबर से हम भरोसा नहीं कर सकते थे, रिलायबल नहीं थे। उसके बाद इनका यूज़ कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1401, Honeywell 200, PDP-8, CDC 1604, ये कुछ कंप्यूटर्स थे जो सेकंड जनरेशन में आते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन की। नेक्स्ट तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे, जो कि है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये जनरेशन 1965 से शुरू हुई और 1971 में ख़त्म हुई। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड चिप्स ने ले ली थी, ICs ने ले ली थी, जिसकी इन्वेंशन JS किल्बी ने की थी। उसके बाद में है यहाँ स्टोरेज की मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता था, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा थी। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कोबाल, फोर्ट्रॉन, एल्गोल ये यूज़ होती थी।
इस कंप्यूटर का साइज़, इस जनरेशन की कंप्यूटर का साइज़ छोटा था, हाईली रिलायबल कंप्यूटर थे और साथ ही साथ परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट, ये पावर बहुत कम यूज़ करते थे और साथ ही साथ ये हाईली सोफिस्टिकेटेड भी थे। इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास अच्छे खासे नॉलेज वाला बंदा, जिसको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज हो, उसकी ज़रूरत पड़ती थी। अगर मैं बात करूं इनके यूज़ की, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इनका यूज़ होता था, क्रेडिट कार्ड बिलिंग के लिए इनका यूज़ होता था, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए इनका यूज़ होता था, साथ ही साथ मार्केट फॉरकास्टिंग के लिए भी इनका यूज़ होता था। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM सिस्टम 360, NCR 395, B6500 एंड हनीवेल 316, ये कंप्यूटर्स जो हैं वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, जो कि है फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर IC का यूज़ हो रहा था, यहाँ पर अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरू हो गई थी। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फोर्थ जनरेशन में शुरू हो गई थी, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैन मेमोरी जो थी वो सेमीकंडक्टर विनचेस्टर डिस्क जो है। अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरू हो गई थी। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, अब यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे और साथ ही साथ लार्ज स्केल एंड वेरी लार्ज स्केल, इनको हम नाम देते थे माइक्रो प्रोसेसर्स। यहाँ पर मैन मेमोरी जो थी वो EPROM एंड SRAM मैन मेमोरी थी, साथ ही साथ ये सेमीकंडक्टर थी और विनचेस्टर डिस्क इसको कहा जाता था। लैंग्वेज जो है, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ भी यूज़ होती थी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो थे वो अब आ गए थे। इसके वर्सटाइल फंक्शन थे, बहुत सारे काम ये कंप्यूटर्स करते थे। MS-DOS और PC-DOS सिस्टम आ गया था। होम कंप्यूटर्स, फंड ट्रांसफ़र, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये कुछ कंप्यूटर्स जो थे काम करते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करूं, एग्जांपल्स की बात करूं तो IBM PC XT माइक्रो कंप्यूटर आ गया था, Apple II, हनीवेल 6080, इंटेल चिप 4004 एंड मैकिन्टॉश, ये कुछ कंप्यूटर थे फोर्थ जनरेशन के। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1982 से शुरू होकर अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर हम मेमोरी की बात करें तो EPROM, DIMM, SIMM मेमोरी जो है यूज़ होती है। ऑप्टिकल डिस्क भी हम इसको कहते हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसमें आ गया है, विंडोज़ आ गए हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ गए हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, इंटेल कोर प्रोसेसर्स आ गए हैं इसमें। अगर हम साइज़ की बात करें तो कंप्यूटर अब बहुत छोटे साइज़ में आ गए हैं। अगर हम देखें लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, ये सारे क्या हैं, ये फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर देखिए लैपटॉप, नोटबुक, डिजिटल डायरी, ये सब क्या हैं, ये सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। तो अब हम कुछ बात करते हैं कंप्यूटर फैक्ट्स की। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये सब जानते हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद इंडिया में जो पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम था सिद्धार्था, ये भी चीज़ याद रखनी है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था तो उसको कहा जाता है लेडी लवलेस को, क्योंकि इन्होंने 1942 में पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन लिखी थी। उसके बाद रिटन डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था पहले प्रोग्राम का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है, तो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हैं वो हैं जॉन वन न्यूमैन, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो औरों तक भी पहुँच पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बाय बाय।